हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। तो दिस टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ मेंस इन 300 कोर्स। ऑल्सो सोर्सेज क्या हैं इस लेक्चर के, मतलब कि ये लेक्चर और ये कंटेंट कहाँ कहाँ से लेकर बनाया गया। तो पीएम बख्शी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरियस कोर्ट जजमेंट्स एंड एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी रिसर्च पेपर, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी को रेफर करके ये कंटेंट बनाया गया। अब पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। अब बात करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। तो कंटेंट देखने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली जुडिशरी का एक प्रोएक्टिव रोल होता है ताकि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब जुडिशरी आ जाती है तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म की प्रैक्टिस है वो सबसे पहले यूएसए में ओरिजिनेट हुई थी, डेवलप भी की गई थी। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके पास इतनी पावर होती है कि एग्जामिन करें कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या फिर नहीं है, या फिर लेजिस्लेचर ने या एग्जीक्यूटिव ने अपनी अथॉरिटी से और आगे जाके बियॉन्ड देयर अथॉरिटी जाके कोई लॉ बना दिया है, ठीक है, जो कि वॉइड है। तो ये सब चीज़ें चेक करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। और अगर ऐसा लॉ ये पाया जाता है कि ये पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मैच नहीं कर रहा है या इनकंसिस्टेंट है, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि जितने भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होती कि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब आप सोचोगे कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म फिर रोल में आया ही क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कभी कभी क्या होता है वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी फिर जुडिशरी को आना पड़ता है कि कोई लॉ है, मान लो पर्टिकुलर लॉ, उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी डिले हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जुडिशरी को आगे आना पड़ता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल आ जाता है। फिर ऐसा डाउट भी रहता है हमें काफ़ी बार कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है, जो रिजल्ट्स उनको देने चाहिए थे, डिलीवर करने चाहिए थे, वो रिजल्ट्स उन्होंने डिलीवर नहीं किए। तो उस केस में भी एक डाउट आता है। फिर पूरा सिस्टम सिंस इनएक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस से भरा हुआ है, तो इस वजह से भी एक चीज़ रहती है कि जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा अगर जेन्युइनली काम करवाना है, अच्छा काम करवाना है। फिर बेसिक ह्यूमन राइट्स कभी कभी वायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल आ जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के जिनका मिसयूज या अब्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म का इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग, ये synopsize.in ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में, मेंस इन 300 टॉपिक्स पे आप क्लिक करना और टॉपिक लिस्ट पे आप जाओगे तो जितने भी यहाँ पर GS2 में टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इनफैक्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी पूरी टॉपिक लिस्ट है, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और ये आपको प्रिपेयर करके जानी है। चाहे आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, बट ये टॉपिक लिस्ट आपके लिए ज़रूरी है, ये टॉपिक्स आएंगे। और बाकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कोर्स, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। अब तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा अप्रोच है जहां पर जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज किया जा सकता है, जिसमें जहां पर एक जज जो है उसको ज्यादा विलिंग माना जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर डिसाइड कर सकता है और कोई भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस को इनवैलिडेट भी कर सकता है अगर कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है। तो इन अदर वर्ड्स, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करने की एक पावर है, ताकि जितने भी ऐसे गवर्नमेंट एक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, उनको हटाया जा सके और कुछ एक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट भी किया जा सके। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू के एक्सरसाइज की एक पावर है। बैकग्राउंड इसमें ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, ये जो टर्म है, ये अमेरिकन हिस्टोरियन आर्थर एम श्लेजिंगर जूनियर, इनके द्वारा ये कॉइन की गई थी। फॉर्च्यून का एक आर्टिकल था 1947 का, उसमें इसकी बात की गई थी। तो जॉन मार्शल, जो कि 4th चीफ जस्टिस थे यूएसए के,
इन मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस 1803 का एक केस था, तो यहाँ से जुडिशियल एक्टिविज्म का जो असर्शन है वो स्टार्ट हो गया था। फाउंडेशन जुडिशियल एक्टिविज्म की इंडिया में वो ये कुछ लोग हैं जिनके द्वारा ये फाउंडेशन ले की गई थी, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई। सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरीके से काम करती है यहाँ पर गिवन है, चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरीके से होते हैं वो भी गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो इस साइड पर आप देखना, लेजिस्लेचर जो है उसके पास एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर एग्जीक्यूटिव जाता है जुडिशरी के पास, कैसे है, प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट करता है। उसके बाद जुडिशरी कुछ लेजिस्लेशंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस का ये पूरा लूप फॉर्म हो गया। अब अगर हम इसको उल्टा देखते हैं तो कैसे चलेगा ये, कि जैसे अब मान लो जुडिशरी है, उसका अगर आप एग्जीक्यूटिव पे देखोगे तो जुडिशरी कुछ एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेजिस्लेचर ऑन दी अदर हैंड चीफ जस्टिस को इम्पीच भी कर सकती है। तो ये एक लूप क्रिएट हो गया कि सबके पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं दूसरे पर चेक्स रखने की, और एक बैलेंस मेंटेन रहता है इससे। अब रीजन क्या है कि जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म और ज्यादा बढ़ गया है, उसकी पावर और बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो जब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का ओरिजिन हुआ है उसके बाद से कोर्ट्स की पावर काफी बढ़ गई है। फिर एक चीज है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, ठीक है, और उसके ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, मतलब कि प्रोसेस क्या होना चाहिए लॉ का, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है रादर देन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, के लॉ के तरफ से जो प्रोसीजर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसके ऊपर ये कि ये प्रोसेस है पूरा आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है, कि ये स्टेप्स 1, 2, 3 में होगा, बट यहाँ पर प्रोसीजर जो लॉ के हिसाब से दिया है वो है 3, 2, 1, पर अगर आप 1, 2, 3 में करोगे तो भी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस और लॉज को कुछ स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कल्चर आ गया, जिसकी वजह से और ज्यादा जुडिशियल रिव्यू की पावर, जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर बढ़ गई है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्या हुआ कि सिटीजन जो है वो अब अगर कोई भी उनके साथ इनजस्टिस होता है तो वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस के लिए एक केस फाइल कर सकते हैं, तो PIL फाइल की जा सकती है। इससे क्या होता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन की जो डिमांड्स है वो और ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, कि जुडिशरी को आना पड़ेगा क्योंकि कुछ हमारे साथ इनजस्टिस हो गया है, ठीक है, ताकि ऐसे केसेस में जुडिशियल इंटरवेंशन होती है जहां पर स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन से ये सारी चीजें कंप्लायंट हो। फिर ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर लॉ जो है एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस को ये अलाउ करता है कि वो अपनी पर्सनल जजमेंट ही यूज करके अब डिसीजन सुनाएं। फिर लेजिस्लेचर का भी काफी लॉपसाइडेड एटीट्यूड रहता है बहुत सारी चीजों में और के लॉज बनाने के मामले में। फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस आ गई थी 1997 में, बट गवर्नमेंट ने तब भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया था। तो गवर्नमेंट ने फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये 2013 तक भी नहीं बनाया था, जबकि कितने टाइम पहले आ चुकी थी विशाखा गाइडलाइंस। फिर लोकपाल बिल को पास करने में कितने डिले कर दिए थे। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो बेसिकली हेल्प करता है जुडिशरी को, ताकि गवर्नमेंट अगर कोई पावर को मिसयूज कर रही है तो उसके ऊपर जुडिशरी फिर चेक रख सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। एक तो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, तो आप वो पढ़ सकते हो। फिर आर्टिकल 32, 226 यही। तो जो हायर जुडिशरी है इसके पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी तो आर्टिकल 32 के द्वारा ग्रांट की गई है, हाई कोर्ट की 226 के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए। इसका मतलब यही होता है कि फंडामेंटल राइट्स को देखो बताने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास उसको लागू करने का कोई रेमेडी नहीं है या कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको, अगर मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, पर्सन ए है ये, इसके साथ मान लो कुछ गलत हो रहा है,
अब आपने ये बोल दिया कि भाई इसका ना ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, बट मान लो आर्टिकल 221 है, वो आर्टिकल वायलेट हो गया इसका। अब आपने ये बोल दिया कि आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, तो जुडिशरी बोलती है कि आप आर्टिकल 21 इनको दे दो, पर कैसे दे दें वो तो बताया ही नहीं है ना, कि इसका क्या सोल्यूशन है, जो इनके साथ हुआ, जो गलत हुआ, उसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगी जुडिशरी। तो जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है एनफोर्समेंट की कि कैसे इनका आर्टिकल 21 इनके ऊपर लागू करवाया जा सकता है, तब तक फंडामेंटल राइट्स का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 136 है, वो भी इन चीज़ों को सपोर्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल लीव दे सकती है, ग्रांट कर सकती है कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पर उनको लगता है कि कोई लीगल इशू हो गया है, कोई इनजस्टिस है, या फिर कोई ऐसा मैटर हो गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी की नीड है, तो उसमें अपनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस या ऑर्डर के केस में अगर कोई अपील करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक लीव ग्रांट कर सकता है। तो ये ऑर्डर मेड बाय एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कहीं से भी कोई जजमेंट आप लेके आए हो किसी कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, आर्टिकल 136 के मैटर्स के अंडर, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपील के लिए, और वहां से आपको स्पेशल लीव ग्रांट हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो गया है किसी के साथ, या फिर कोई सिग्निफिकेंट लीगल इशू हो गया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी ये यूनिक अथॉरिटी यूज कर लेती है। फिर आर्टिकल 142 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपना ऑर्डर इशू कर पाएगी ताकि फुल जस्टिस आ पाए, और फुल जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी रहती ही है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फिर नेक्स्ट है कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म को अचीव किया जा सकता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को अचीव सबसे पहले तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पूरा जुडिशियल रिव्यू डिस्कस किया है, ऑल्दो जिसने नहीं देखा वो लेक्चर आप देख सकते हो। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जितने भी एक्शंस होते हैं उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकता है, इतनी पावर होती है जुडिशरी के पास। तो यहाँ पर कोर्ट को ये पावर दी जाती है कि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन कर सकता है। अगर कोई लॉ ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में उसकी इंपॉर्टेंस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से ही बढ़ी थी। इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इनिशियली वो जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था, जो कि जस्टिस पाने की उस कंडीशन में नहीं थे। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को अगेन जुडिशियल एक्टिविज्म अचीव करने का मींस मिल जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स। इंटरनेशनल लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत केसेस में रेफर किया जाता है, कि अलग अलग आप देशों के केसेस देखते हो, उसको स्टडी करते हो, उसमें से अगर आपको कुछ ठीक जजमेंट्स मिलती हैं आप यूज भी करते हो। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन टू लिव विद डिग्निटी को रीअफर्म किया था इन जीजा घोष केस। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? एक्टिविज्म का यूजुअली मतलब ये होता है कि एक जज के पास इतनी पावर आती है कि वो दूसरी गवर्नमेंट की किसी ब्रांच के जो एक्शंस हैं उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। स्ट्राइक डाउन मतलब हटा सकता है, काट सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी पहले अगर कोई जजमेंट ली गई है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, तो उसको भी ओवरटर्न कर सकता है, उसको पलट सकता है, ये कंसिडर किए बिना कि वो एक्टिविस्ट का डिसीजन सही था भी या फिर नहीं, या फिर जो एक्टिविस्ट का डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है भी या नहीं। तो यहाँ पर क्या आता है, बहुत सारा रोल करप्शंस का, इनइफेक्टिवनेस का, इन सब चीज़ों का, या पॉलिटिकल रोल भी यहाँ पर आ जाता है। तो एक्टिविस्ट जजेस जितने भी होते हैं वो अपने खुद के व्यूज यहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उनके व्यू पॉइंट के हिसाब से वो यहाँ पर वो एनफोर्स करते हैं, रादर देन जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो व्यूज है उनके, या जो उन्होंने डिसीजन लिया है, या जो पहले कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उनके साथ उन डिसीजंस को माने या उनको समझने की भी कोशिश करें। तो यहाँ वो इश्यूज आते हैं।
फिर पॉलिटिकल सेंस में जितने भी एक्टिविस्ट जजेस होते हैं वो अपने केसेस अपने खुद के पॉलिसी प्रेफरेंसेस के ऊपर डिसाइड करते हैं, रादर देन लॉ की एक्चुअल फेथफुल इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए उसको सेट असाइड करके अपने खुद के जो पॉलिसी प्रेफरेंसेस है उनके बेसिस पे डिसीजन बना देते हैं। तो ये पॉलिटिकल सेंस में ये जाता है। फिर एक्टिविज्म के थ्रू एक जज जो है वो दो क्रूशियल रोल्स अबैंडन कर देता है। सबसे पहला जो उसका रोल होता है कि इम्पार्शियल जुडिशियल रोल, बिना किसी पार्शियलिटी के, और दूसरा जो है लेजिस्लेशन फ्रॉम द बेंच। तो ये दो क्रूशियल रोल होते हैं जिसको वो जज अबैंडन कर देता है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी रिगार्डिंग पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ज्यादा है या फिर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न करने की पावर रखता है तो किसकी सुप्रीमेसी ज्यादा हो गई। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी जिससे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का ये जो प्रिंसिपल है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मेन इशू आता है। अब इसे कंक्लूड करते हुए हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू उनके राइट्स दिलवाना, उनके अधिकार वापस दिलवाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हाउएवर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जुडिशरी के द्वारा ही फैब्रिकेट भी किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बैक नहीं किया जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ना ही जुडिशियल रिव्यू के लिए था, ना ही जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए कोई प्रॉपर एक आर्टिकल नहीं है या प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ एक इशू यहाँ पर ज़रूर आता है। जबकि जो जुडिशरी है वो अपनी जो लाइन ऑफ पावर्स है वो सरपास करती है जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे, और जुडिशरी जो है वो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कार्ड भी करती है। ठीक है, तो ये एक इशू ज़रूर आते हैं। बट लेजिस्लेचर का सिंस काम है लॉ बनाना, तो ये फंक्शन भी है और ड्यूटी भी है लेजिस्लेचर की कि लॉ बनाए। बट अभी जुडिशरी का भी काम ये है कि वो उस पर चेक और बैलेंस मेंटेन करके रखे, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म का भी उतना ही रोल है जितना कि लेजिस्लेचर का रोल है। तो यहाँ पर एक फाइन इक्विलिब्रियम बनाने की ज़रूरत है इन्हीं गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी सस्टेन हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंस लेजिस्लेचर के पास लॉज बनाने की पावर है तो लेजिस्लेचर के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस अगर नहीं रखेगा तो फिर लेजिस्लेचर अपने अथॉरिटी से बियॉन्ड भी जाके चीज़ें कर सकती है जो कि अनलॉफुल भी हो सकती हैं और सिटीजन्स के अधिकारों के खिलाफ भी हो सकती है, तो वो चीज़ें नेगेटिव भी जा सकती हैं। इसी वजह से वहाँ पर जुडिशरी का रोल आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जुडिशियल एक्सरसाइज को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए एक क्लियर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जुडिशियल एक्टिविज्म का, और ये टॉपिक हमने लास्ट ईयर भी ऑल्दो डिस्कस किया था, बट सिंस ये अपडेट हुआ है तो अपडेटेड कॉन्टेंट हम लोग कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।